हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, ये जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि मैम इस सब्जेक्ट के लिए भी क्लासेस आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। सो ये सब्जेक्ट जो है इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ़ दी गई है आपको आपके बुक्स के अंदर, और उस वजह से मैंने आप लोगों को एक सिंपली वे में कि बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाने के लिए सोचा। हम इस क्लास के अंदर फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सबटाइटल जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विकास में, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न काल दे रखे हैं, आदि काल, मध्य काल और मॉडर्न वाला हमारा आधुनिक काल। तो इन कालों को भी हम डीपली से अच्छे से देखेंगे कि इन कालों में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा को विद्वानों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। मतलब ये कि जब हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहले ये 4 तरीके की हमारी भाषाएं थीं जिसमें हिंदी भाषा का विकास हुआ था। उनके अनुसार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। 11वीं सदी से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में है उससे हम सभी परिचित हैं। हिंदी की इस यात्रा में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन सब की चर्चा विस्तार पूर्वक इस इकाई में की गई है। प्रारंभ में हिंदी का वह रूप जो अपभ्रंश से विकसित होकर सामने आया है वह प्राकृत अपभ्रंश की शब्दावली से ओतप्रोत था। धीरे धीरे हिंदी के इस रूप में विकास हुआ और आगे चलकर उसकी बोलियां विकसित हुई। हिंदी भाषा के विकास में हिंदी साहित्य का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन सभी विकास के सोपानों का विस्तार से इस इकाई में अध्ययन करेंगे। भाई, अपभ्रंश संस्कृत, पाली और प्राकृत नाम की 4 तरीके की भाषाएं हैं जिससे हिंदी का उद्भव हुआ। हिंदी हम जो बोलते हैं उसके अलावा भी बहुत तरीके की हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, तो वो वाली जो हिंदी है वो सब अलग अलग है। बट जो हम हिंदी बोलते हैं, एक्चुअली की हिंदी जो हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी से हुई है, ये बताया गया है। हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका तथा उसका उद्भव। वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हुई थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। ठीक है, तीनों पार्ट्स की अलग अलग डिवाइड हो गई थी भाषाएं, ये तीनों भाषाएं बोली गई। अब साउथ को इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती है। इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में हिंदी का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो वैदिक संस्कृत काल की बात यहाँ पर चल रही है। पाली काल में एक और स्थानीय बोली दक्षिणी का विकास हो गया। ठीक है, अब एक और बोली दक्षिणी जो साउथ वाली है उसका और डेवलपमेंट हो गया। इस तरीके से स्थानीय बोलियों की संख्या 4 हो गई। प्राकृत काल में स्थानीय बोलियां धीरे धीरे 6-7 हो गई जिनका नाम है ब्राचंड, कैके, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धगमाधी और मगधी। इन्हीं से अपभ्रंश काल में 6-7 अपभ्रंश स्थानीय बोलियों का विकास हुआ जिन्हें प्राकृतों के नाम के आधार पर इन्हीं नामों से पुकारा जा सकता है। ब्राचंड, केके, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं भी बनी। ब्राचंड से सिंधी, कैके से लहंदा, टक से पंजाबी, महाराष्ट्र से मराठी, शौरसेनी से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के हर पार्ट्स की लैंग्वेजेस की बात कर दी गई है। उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट बेटा हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अदरवाइज़ इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई हैं, उसमें ये सभी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है जो अभी आपने पढ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी बहुत और हैं। तो इस तरीके से हिंदी 5 उपभाषाओं में, बोलियों में डिवाइड हो गई। शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास
ये थी कि उद्भव इसका हुआ है। यहाँ एक बात का संकेत करने की है कि यो तो हिंदी के कुछ रूप पाली में मिलने लगते हैं, प्राकृत में उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और अपभ्रंश से उनमें वृद्धि हो गई है, लेकिन सब मिलाकर इनकी प्रतिशत इतना कम है कि 1000 ईस्वी से पहले हिंदी का उद्भव नहीं माना जा सकता है। ये इनकी अलग अलग, जैसे अलग अलग हुआ पाली, अपभ्रंश और इन सब से मिलकर बनी तो सही, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है कि 1000 ईस्वी के बाद से ही देखा जाता है कि हाँ, हिंदी को डेवलपमेंट हो पाया है। ऐसे ही हिंदी साहित्य के कई इतिहास में कुछ लोगों ने हिंदी का प्रारंभ और बाद में माना है, किंतु वास्तविकता यह है कि साहित्य में प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और साहित्य में भाषा का प्रयोग उनके जन्म के साथ नहीं होता है। जब किसी भाषा में जन्मने के बाद कुछ प्रौढ़ता आ जाती है, उसका रूप उस निखर जाता है, तब उसको देखा जाता है। ठीक है, कि मतलब एक चीज़ उभरी है और उसके अंदर थोड़ी प्रौढ़ता आई है, वो थोड़ा सा बढ़ गई है, थोड़ी बहुत एज हो गई है उसकी, उसके बाद जाकर उसको एक प्रायोरिटी के रूप में देखा जाता है, नहीं तो स्टार्टिंग में उसको कोई नहीं पूछता। इस तरह अगर लगभग 1150 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य मिले तो उस भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास मानना पड़ेगा। जब 1100 में हमने पूरा परफेक्ट तरीके से देखा, तभी हम ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि 1000 ईस्वी में ये जो था डेवलपमेंट हो गया था, तभी जाकर हम 1100 ईस्वी में इसका डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। विकास और उसका इतिहास। हिंदी भाषा 1000 ईस्वी में जन्म कर विकसित होते होते अब 1000 वर्षों की हो गई है। उसके इन 1000 वर्षों के इतिहास और विकास को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, और इन तीनों को हम संक्षेप से पढ़ेंगे। अब जैसे कि लैंग्वेज आते ही, अब जैसे हिंदी हम बोल रहे हैं, हमें अल्फ़ाबेट्स हम मिला कर बोल रहे हैं, माँ में छोटी की मात्रा मिला, फिर ला का डंडा मिला हो गया, ठीक है, तो हम ऐसे करके बोल रहे हैं। अब इन वर्ड्स, इन अल्फ़ाबेट्स का आना, वर्णमाला का आना, फिर उस वर्णमाला को बोलना, फिर उस वर्णमाला के अंदर मात्राओं का जोड़ना, तो ये सब कुछ हमारे काल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी। अपभ्रंश को ज़्यादा देखा गया है हिंदी काल में, आदिकाल में, ठीक है, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ है। तो आदिकाल की हिंदी की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। सबसे पहली है ध्वनि। आदिकाल की हिंदी में उन्हीं ध्वनियों का व्यंजन, स्वर व्यंजन बोला जाता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी को, ठीक है। वर्णमाला का, ख, ग से शुरू होती है, जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती है। तो ये जो छोटा बड़ा, छोटा से अनार, बड़ा से आम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये अपभ्रंश होती है। अपभ्रंश के केवल 8 स्वर थे, आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए, छोटा ओ, ठीक है, छोटा ऊ रखा गया है, बड़ा ऊ नहीं है। ये 8 ही स्वर मूल थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर और जोड़े गए, बड़ा ए और बड़ा ओ। इससे डेवलपमेंट हुआ और इन सब को मिलाकर जो है हमारे आ, ओ, आ, ए जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाने लगा था ध्वनि के रूप में। च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में व्यंजन थे, ठीक है, किंतु आदिकालीन हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक स्पर्श संघर्षी ही माने जाते हैं। न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थी। मतलब ये आदिकालीन में बताया जा रहा है कि उस टाइम पे ये वर्ड्स क्या थे, ये वर्णमाला, ये अल्फ़ाबेट्स क्या क्या थी, ठीक है। आदिकाल में ये वत्सर हो गई। अपभ्रंश में ड और ड व्यंजन नहीं थे। आदिकाल की हिंदी में इनका डेवलपमेंट हुआ। नह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमश न, म, ल में के महाप्राण रूप में हो गए। पहले ये नह, मह, लह होते थे, लेकिन अब न, म, ल ये अलग अलग हो गए हैं, अर्थात संयुक्त न रहकर मूल व्यंजन हो गए हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए ना होकर एक अलग सेपरेट से वर्ड बन गए हैं। फारसी, पश्तो, तुर्की आदि से कुछ नए वर्ड्स को जोड़ा गया, ठीक है, और जो अपभ्रंश में नहीं थे उन वर्ड्स को जोड़ा गया। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप हो जाने की वजह से कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन, स्वर्णानुक्रमों और जो वॉवल्स होते हैं वो, और जो कॉन्सोनेंट सीक्वेंस होती है वो, उसका भी लोप हो गया और अपभ्रंश में इसको नहीं देखा गया, ठीक है। तो ध्वनि में हमारा फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ें रखी गई हैं। दूसरा है व्याकरण। आदिकाल हिंदी का व्याकरण
1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणीकरण रूप में कम होते गए और हिंदी के अपने रूप में डेवलपमेंट होता गया। तो धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रयोग से निकल गए। ठीक है, तो आदिकालीन हिंदी का व्याकरण अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों से अलग है। तो आदिकाल का जो व्याकरण है वो अपभ्रंश से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक आदि संयोगात्मक भाषा है। आपस में कोऑर्डिनेट हुई हुई है ये भाषा, ये बताई जा रही है। काफ़ी क्रिया और कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। ठीक है, नपुंसकलिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था और बाद में संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी हो गई और आदिकालीन हिंदी में नपुंसकलिंग का प्रयोग जो था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। हिंदी वाक्य रचना शब्द कर्म धीरे धीरे एक निश्चित रूप से, मतलब एक पर्टिकुलरी रूप में होने लगे और अपभ्रंश के शब्द कर्म बहुत निश्चित नहीं थे, कुछ मतलब एक रेगुलर बेस पे एक सीक्वेंस से नहीं देख सकते हम उसको, वो वाली चीज़ बताई जा रही है। उसके बाद आता है शब्द भंडार। आदिकाल हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण के अपभ्रंश का ही था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस उसमें भी आ गए। भक्ति आंदोलन जब आया था, ठीक है, तो उस टाइम पर तत्सम शब्दावली आदिकाल हिंदी का अपभ्रंश की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तत्सम तद्भव तो आपने पढ़े ही है पुराने टाइम पे 9th-10th में, ये वो चीज़ें हैं। मुसलमानों के आगमन से कुछ पश्तो, फारसी, अरबी, तुर्की शब्द हिंदी में आए। उदाहरण गोरखबानी में अकली, नूर अलह, काजी, पृथ्वीराज रासो के अकबरी, नज़र, सोर, गाजी, शमशेर, चंदायन में खून, तुलसी, मीर आदि ये सारे वर्ड जो थे उर्दू, फारसी, पश्तो से लिए गए हैं, जो हिंदी में इंक्लूड किए गए हैं। भक्ति आंदोलन और मुसलमान शासन का प्रभाव समाज पर पड़ा, जिसके वजह से जिसका जो रिजल्ट निकला वो ये था कि संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसे पुराने वर्ड्स को अपभ्रंश में रखें और उसको यूज़ करें हमारे हिंदी के अंदर, जो पश्तो, पारसी इन सब में बोला जाता था। साहित्य में प्रयोग, साहित्य में रिटन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है। मध्यकाल हमारा आ गया। मध्यकाल की ध्वनि, मध्यकाल की ध्वनि में भी कुछ परिवर्तन हुए। मध्यकाल आने पर फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था में दरबार में फारसी भाषा का यूज़ किया जाने लगा। उच्च वर्ग के लोग फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में तुर्की, अरबी, फारसी के काफ़ी शब्द मिल गए, जैसे का, खा, घ, जाफा, ये 5 नए व्यंजन जोड़े गए थे हिंदी के अंदर, जो फारसी वगैरह से लिए गए थे। ठीक है, हमें तो आज तक नॉर्मली यही पता था ना कि वर्णमाला और स्वर व्यंजन जो है हमारे हिंदी के हैं, लेकिन वो वर्ड्स कहाँ से जोड़े गए, क्या लिया गया, उसकी पूरी हिस्ट्री आप अब पढ़ रहे हो। शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद होने पर लुप्त हो गया और राम का उच्चारण राम होने लगा। मानस के अनेक छंद दोषपूर्ण हो जाने की वजह से राम न पढ़कर राम पढ़ा जाए। राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम। किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ आ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, आ बना रहा और कुछ स्थितियों में अक्षरांत आ का भी लोप हो गया। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता अब उच्चारण में जुप्ता हो गया है। पूरा जप्ता नहीं पढ़ा जाता, अब जुप्ता पढ़ा जाता है। अब आते हैं मध्यकाल के व्याकरण पे। तो मध्यकाल के व्याकरण में 3 बातें इंपॉर्टेंट रखी गई कि इस काल में हिंदी भाषा के व्याकरण के पूरे क्षेत्र में अपने पैरों पर ये खड़ा रहा। अपभ्रंश के रूप हिंदी से निकल गए और जो कुछ बचे हुए थे उनकी हिंदी जो थी वो आत्मसात कर दी गई। दूसरा कि भाषा आदिकाल भाषा की तुलना में और भी जो था यूज़फुल हो गया, एक कोऑर्डिनेशन के रूप में वो चीज़ बन गया और एक क्रिया के रूप में सामने आया। और तीसरा कि उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने की वजह से हिंदी वाक्य जो थे फारसी वाक्यों में ज़्यादा बन गए, ज़्यादा प्रभावित हो गए। उदाहरण के लिए हिंदी की प्रारंभिक परंपरा के अनुकूल सूर में आता है इंद्र कहो मम करो सहाय। यहाँ की का प्रयोग नहीं है, किंतु बाद में फारसी शब्द की के प्रयोग से युक्त वाक्य बनने लगे थे। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योगवासिट 1741 में आता है। वेद में एक ठोर कहा है कि जब लग जीवता से रहे तब लग कर्म को करना।
ठीक है, ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब जाओ शब्द भंडार पर। तो शब्द भंडार में बोला जा रहा है कि इस काल के आते आते काफ़ी हद तक शब्द फारसी, अरबी और पश्तो से हिंदी में आ गए थे और इन आगत विदेशी शब्दों की संख्या लगभग 5000 से ऊपर हो गई थी। फारसी के कुछ मुहावरे और लोकगीतियाँ भी इसके अंदर इंक्लूड की गई थी, ठीक है, की गई हैं। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने की वजह से तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा और भी ज़्यादा बढ़ गई और यूरोप के संपर्क होने की वजह से पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी शब्द भी हिंदी में थोड़े बहुत इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि अभी तक आदिकाल और मध्यकाल दोनों में, आदिकाल में तो फ़ारसी, पश्तो और हमारी अरबी ज़्यादा हो गई और मध्यकाल में फ़ारसी, पश्तो, अरबी, पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी भाषा को भी इंक्लूड किया गया और साहित्य में प्रयोग इसको भी किया गया, ठीक है। इसको प्रयोग करने से ये हुआ कि हमारे दक्षिणी उर्दू, दिंगल, मैथिली, खड़ी बोली में भी साहित्य रचना होने लगी, इनका भी यूज़ किया जाने लगा हिंदी के साथ। और अब आ जाओ हमारे आधुनिक काल में। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक का है। तो आधुनिक काल में इन्होंने बोला 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार की वजह से प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने लगी थी, जिसकी वजह से काका, गा, जाफा जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के या फारसी पढ़े लिखे लोग होते थे वो ही इस्तेमाल करते थे। तो इस काल में 1947 तक सुशिक्षित लोगों में खूब ये चीज़ प्रचलित हो गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्थिति को बदल दिया गया और उसके अंदर अंग्रेज़ी भी ज़्यादा यूज़ की जाने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ों का कुछ तो प्रभाव पड़ता ना, ऐसी थोड़ी कि इतने टाइम तक वो राज करके गए और कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा उर्दू और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपके बड़े बूढ़े दादा दादी, नाना नानी जो थे वो, और अगर अभी हैं या फिर पुराने टाइम के बहुत बहुत ज़ईफ़ लोगों को अगर आप देखो, तो चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, ये 4-5 लैंग्वेजेस वो जानते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो ये वाली चीज़ है कि पुराने टाइम के लोग इस चीज़ पर प्रायोरिटी इसको देते थे। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार की वजह से अब जैसे इस टाइम पर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और लोगों ने बहुत हवा बना लिया है कि इंग्लिश होनी चाहिए, आनी चाहिए और इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोग कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, बहुत सारी चीज़ों में और ध्वनि भी हिंदी में यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो ये सामान्य लोग इसका स्थान पर आ का प्रयोग करते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं। अंग्रेज़ी शब्दों के प्रचार की वजह से नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड्र हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ड्रम, ट्रक, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं ये स्वरों में ए ओ हिंदी में आदिकाल में आए हैं। ड्रम, ट्रक जैसी चीज़ें जो हैं ये हिंदी में लिखी ऐसी जाती हैं और इंग्लिश में भी ऐसी ही लिखी जाती हैं। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला 1940 के बाद ए और बड़े ओ की स्थिति कुछ अलग हो गई और इस संबंध में 3 बातें आई। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर मूल स्वर के रूप में सामने आए। पूर्वी हिंदी में ये स्वर जो थे संयुक्त स्वर के सामने आए। नया व्याकरण, कोआ जैसे शब्द जो थे, ये सारी चीज़ें हिंदी क्षेत्र में बड़ा ए और बड़ा ओ की वजह से संयुक्त स्वर आई, ई, अ, उ रूप में सामने आए थे। मध्यकाल में आ का लोप शब्दांत में कुछ स्थितियों में अक्षांतरित हो गया और आधुनिक काल तक आते आते ये पूरा प्रोसेस जो था पूरा कंप्लीट हो गया और अब हिंदी में उच्चारण के कोई भी शब्द अकारांत नहीं होते हैं। व ध्वनि बहुत ज़्यादा मध्यकाल में यूज़ होने वाला एक वर्ड है, ठीक है। अब आ जाओ उसकी व्याकरण पे। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें की गई हैं। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों की व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया, रियलिटी का, और व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में इक्वल माने गए। मध्यकाल में उसमें इस तरीके के मिश्रण में बहुत सारी कमियां आई दिखी। सूर, बिहारी, देव और ब्रज भाषा, जायसी, तुलसी, बहुत सारी अवधि जो है इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बहुत सारी बोलियां जो थी वो अस्तित्व में इतना आ गई जितना कि स्वतंत्रता के टाइम पर भी नहीं थी और इस टाइम पर इनको इतनी स्वतंत्रता मिल गई कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोगों की कविताएं, कहानियां देखो तो ब्रज भाषा में, मैथिली में, इन सब में लिखी गई हैं,
ठीक है, ये वो चीज़ है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा, इन सब में भी इसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके यूज़ किया जाता है। भोजपुरी में भी न्यूज़ आती है, हिंदी में भी आती है, शुद्ध हिंदी में भी आती है, बिहारी लैंग्वेज में भी आती है। कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना की एक सीमा तक फारसी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, और इस सब का परिणाम ये हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरे, लोकगीतियाँ सब अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनका पड़ा है, और फ़ारसी का। इधर कुछ टाइम से कीजिए के करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझसे के लिए मेरे से, तुझ में के लिए तेरे में, नहीं जाता है के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा है के स्थान पर नहीं जा रहा, जैसे बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, भाई ये हो चुका है, ये हो चुका, तो ये पूरे सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं। अब सब चीज़ों को शॉर्ट कर दिया गया है अंग्रेज़ी से इंस्पायर होके। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट द टाइम, अब व्हाट्स टाइम हो चुका है डायरेक्ट कि भाई व्हाट्स टाइम, टाइम क्या हो रहा है, तो मतलब वही है, बस वर्ड्स की लिमिट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो वही सेम चीज़ हिंदी में भी कर दी गई है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 से अब तक आधुनिक काल को मोटे रूप से 6-7 उपकालों में विभाजित किया गया। 1800 से 1850 तक हिंदी शब्द भंडार में मोटे रूप से जो चीज़ें थी वही चरण में चलती रही। अंतर सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे अंग्रेज़ी के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने से हिंदी भाषा के अंदर वर्ड्स को अंग्रेज़ी ज़्यादा यूज़ की जाने लगी। 1850 से 1900 तक अंग्रेज़ी के कुछ और शब्द भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और इसका उदाहरण के लिए इंद्रिय निकल गया और इंद्रिय आ गया। ठीक है, इंद्रिय का बहुवचन तत्सम शब्दों का यूज़ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, ये सब जो हमारे लेखक हैं, इन सब का पूरा साहित्य इस नज़रिए से बिल्कुल अलग है। इसके बाद मतलब ये लोग जो थे ये पूरी मैथिली, ब्रज, अपभ्रंश ये भाषाओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसका साहित्य में प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल राजनीति का काल है। भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली की भाषा खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि को पीछे छोड़ हिंदी क्षेत्र की सहायक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन गई है। अन्य बोलियों में अगर कुछ लिखा भी जाता है तो वो अपवाद स्वरूप माना जाता है। यही खड़ी बोली हिंदी हमारी राजभाषा भी बन गई है। और अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो दिल्ली में, नॉर्थ के दिल्ली में प्योर हिंदी का या हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी मिलाकर बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी पुराने लोग हैं, बड़े हैं हमारे, वो सब उर्दू, हिंदी और हिंदी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और हम लोगों ने, हमारी जो जनरेशन हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी का इस्तेमाल और करके एक भाषा और इंक्लूड कर दी। लेकिन प्योर हिंदी वगैरह ये सब ब्रज भाषा, भ्रंश, ये यहाँ पर नहीं बोली जाती है। ज़्यादातर बिहार साइड, यूपी साइड, इन जगहों पर बोली जाती हैं। तो कॉन्क्लूजन स्टूडेंट आपको ऐसे लिखना होता है, आप इसमें से मत रटो कॉन्क्लूजन, आप अपने आंसर की स्टार्टिंग की 2-2 लाइनें उठाकर कॉन्क्लूजन में लिख दो, आपका कॉन्क्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्क्लूजन और इंट्रोडक्शन पर प्रायोरिटी दी जाती है, तो इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन दोनों बहुत अच्छे से लिखना अपना। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी हिंदी भाषा की बोलियों को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.